हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज इस प्रश्न के जवाब के साथ इस एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे कि डीएनए या जीन्स कैसे काम करता है, तो इसका अभिव्यक्ति कैसे होती है, यानी कि लक्षणों को यह कैसे नियंत्रित करता है डीएनए या जीन्स। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके जो सब टॉपिक्स हैं, पॉलीराइबोसोम, हाउसकीपिंग जीन्स और एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं, ये सारी बातें आज के इस एपिसोड में हम आप जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे अभिव्यक्त होते हैं, कैसे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, आइए इसको देखते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है और इसका ये हिस्सा जीन है। इस जीन से सबसे पहले जो बनेगा ये है प्राइमरी एमआरएनए, और इस जीन यानी डीएनए से इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में प्राइमरी एमआरएनए बन गया। प्राइमरी एमआरएनए केवल और केवल यूकैरियोट्स में बनता है, ध्यान रहे, प्रोकैरियोट्स में नहीं बनता है। इस प्राइमरी आरएनए के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद जो संरचना बनती है ये मैच्योर्ड आरएनए बनता है, परिपक्व आरएनए। कौन सा, एमआरएनए। ये बना, ये प्रोसेसिंग के बाद बनता है, जिसमें आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं प्राइमरी एमआरएनए में, जिनको काट के केवल एक्सॉन्स को जोड़कर मैच्योर एमआरएनए बनता है। और इस मैच्योर्ड आरएनए के बाद ट्रांसलेशन क्रिया होती है, जिसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है। ध्यान रहे कि जीन से ट्रांसलेशन के बाद एमआरएनए यूकैरियोट्स में बनता है, प्रोकैरियोट्स में सीधे सीधे इस जीन से ये मैच्योर्ड आरएनए, मैच्योर्ड क्या, सीधे एमआरएनए बनता है। मैच्योर्ड तो तब होता है जब प्रोसेसिंग होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में यानी कि हम लोगों में पहले प्राइमरी आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, और उसकी प्रोसेसिंग होती है। देन मैच्योर्ड आरएनए या परिपक्व एमआरएनए बनता है, फिर उसके ट्रांसलेशन के फलस्वरूप ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनती है। अर्थात ये जीन्स जो है इस प्रोटीन के रूप में लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी जगहों पे चेंजेज पॉसिबल हैं। इस जीन को ऑन किया जाएगा तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अगर ये ऑफ रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये जो प्राइमरी एमआरएनए है, अगर यह डिग्रेडेड हो गया, तोड़ दिया गया, काट दिया गया, या इसके काटने और जुड़ने की प्रक्रिया में प्रोसेसिंग में अगर कोई गलती हुई, एक्सॉन इंट्रॉन्स को काटने के बाद एक्सॉन्स को जोड़ने में अगर कोई गड़बड़ी हुई, उस प्रोसेसिंग में कोई गड़बड़ी हुई, तो जो मैच्योर एमआरएनए है यह भी वांछित एमआरएनए नहीं बनेगा, जिससे यह प्रोटीन बनना है। और इसके बन जाने के बाद भी अगर इसके एक भी न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो गया, घट गया या बढ़ गया, जैसा मैंने म्यूटेशन में बताया था कि अगर इस मैच्योर्ड एमआरएनए के जो पूरे न्यूक्लियोटाइड के क्रम है, अगर उसमें एक का भी अंतर हो गया, तो जो वांछित पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है यह भी बदल जाएगी, और यह जो प्रोटीन है जो वांछित लक्षण है उसको व्यक्त करेगी या नहीं करेगी, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये बिना किसी गलती के बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह जीन इस पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण कर पाएगा, और फिर वह जो लक्षण है वह लक्षण दिखेगा। यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, हम एक साथ यहाँ पर पूरी बात को समझ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को भी, प्रोसेसिंग को भी और ट्रांसलेशन को भी। ये तीनों प्रोसेस होते हैं जिसके फलस्वरूप जीन से यह विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड
प्रोटीन बनती है और जिससे वह लक्षण अभिव्यक्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि डीएनए या जीन्स से लक्षण कैसे प्रदर्शित होते हैं, कैसे व्यक्त होते हैं। तो प्रक्रिया यही है। चलिए अगली बात करते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स की। पॉलीराइबोसोम क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये mRNA है। आप सब जानते हैं कि यहां पे राइबोसोम जुड़ जाता है। ये 5 एंड है और ये 3 एंड होता है। इसी दिशा में इसका ट्रांसलेशन का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे ये जुड़ गया। AUG जहाँ पे मिला उसके आगे ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे आके ये अलग हो गया। यहाँ पर मान लीजिए UAA है और यहाँ पर ये अलग हो गया। तो अब आप देखें कि जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो इससे क्या बनता जाता है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। जैसे जैसे ये राइबोसोम आगे बढ़ता जाता है, ये छोटा है और आगे बढ़ा और श्रृंखला बढ़ी और आगे बढ़ा और श्रृंखला बढ़ी और आगे बढ़ा और श्रृंखला बढ़ी हुई और यहाँ पर आके ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, राइबोसोम भी अलग हो गया, mRNA भी अलग हो गया। तो देखने की बात यह है कि जैसे ये राइबोसोम इस AUG से थोड़ा सा कुछ न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ता है, वैसे ही एक दूसरा राइबोसोम इसी पर जुड़ जाता है, वह भी आगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो तीसरा आके जुड़ जाता है, जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो चौथा आके जुड़ जाता है। इस तरह कई राइबोसोम्स जुड़ते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते रहते हैं। इसी को पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं कि एक ही mRNA श्रृंखला पर ढेर सारी प्रोटीन्स बनती हैं, वही प्रोटीन, सेम प्रोटीन, लेकिन अलग अलग राइबोसोम्स के द्वारा। राइबोसोम जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे से फिर राइबोसोम जुड़ता है, आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। एक ही mRNA पर ढेर सारी वही पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। ठीक, देन एक प्रश्न उठता है, हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना होता है, तो क्या कारण है कि कहीं पे आँख, कहीं पे नाक, कहीं पे कान, शरीर के अंदर अगर हम देखें, विसरल ऑर्गन्स को देखें, तो कहीं पे लीवर, कहीं हार्ट, कहीं किडनी, कहीं पैंक्रियाज, ये कैसे बनता है? एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रत्येक कोशिका में होती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो विशिष्ट ऊतकों में, अंगों में होती हैं, सब में नहीं होती। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका नियंत्रण कैसे होता है? तो इसका नियंत्रण भी जीन्स के द्वारा होता है। जिस कोशिका में जो जीन्स सक्रिय होगा वहाँ पर वो काम होगा, और जो काम उस कोशिका में नहीं लेना है उस कोशिका में उस जीन को निष्क्रिय रखा जाता है, उसको वहाँ पर एक्टिव नहीं रखा जाता। नहीं तो अगर सभी कोशिकाओं के सभी जीन्स अगर सक्रिय होते तो पूरा शरीर एक जैसा ही होता, ये शरीर में विभिन्नता ना होती, अलग अलग अंग ना बनते। लेकिन अंगों के निर्माण के हिसाब से जीन्स को जहाँ पर ज़रूरत हुआ वहाँ पे सक्रिय, जहाँ नहीं ज़रूरी हुआ वहाँ पर निष्क्रिय हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग की आंखें जैसे सामने यहाँ पर होती हैं, तो आँखों को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो यहाँ पर सक्रिय होते हैं, इसी स्थान पर सक्रिय होते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। उसी दौरान पूरा ब्लूप्रिंट होता है, पूरा प्लान होता है कि कौन सा अंग कैसे बनेगा, और वो शेप लेने लगता है, वो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेट होने लगता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, भ्रूणावस्था में। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सभी कोशिका में सक्रिय होते हैं, किसी में निष्क्रिय नहीं होते। ये तो सक्रिय निष्क्रिय का हिसाब हो गया अंगों के निर्माण में। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सभी कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण
श्वसन से संबंधित जितने भी एंजाइम्स बनते हैं उनके जीन्स सभी कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में श्वसन क्रिया होती है, प्रत्येक कोशिका में। तो जब श्वसन क्रिया होगी तो उसके लिए एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम कौन बनाए? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स को कौन बनाएगा? जीन बनाएगा। तो सारे जीन्स जो श्वसन की क्रिया से संबंधित होते हैं वो प्रत्येक कोशिका में सक्रिय होते हैं, और इन्हीं जीन्स को कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स, गृह व्यवस्थापक जीन। ऐसे सभी जीन जो उस कोशिका के अंदर की सभी अनिवार्य चीजों को समान रूप से संपादित करते हैं, उनको हाउसकीपिंग जीन कहा जाता है। लास्ट वन, एक प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, आपने दवाओं का नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक का भी नाम सुना होगा, ये काम कैसे करती हैं? तो पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बता दूं कि एंटीबायोटिक दवा वायरल डिसीज में काम नहीं करती, यानी कि विषाणु जनित रोगों के लिए एंटीबायोटिक दवा नहीं दी जाती। जैसे जुकाम है, जैसे कोरोना है, ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी जो विषाणु जनित है उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात, एंटीबायोटिक काम कैसे करता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे एंटीबायोटिक दवा किसके लिए है? तो ये बैक्टीरिया के लिए है। ऐसे बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए घातक होते हैं, उनको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ? तमाम ऐसे फंगस हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फारोमाइसिन, तमाम ऐसी दवाएं हैं जो बनाई हैं। तो किससे बनाई हैं? इनको प्रतिजैविक कहा जाता है, तमाम फंगस से बनाई गई। पेनिसिलिन है, ठीक है, टेरामाइसिन है, तो इनसे बनाई गई। तो ये काम कैसे करती हैं? तो इसका सिंपल तरीका है कि ये जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं, ये बैक्टीरिया के काम आने वाली प्रोटीन के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। एक लाइन में प्यारे बच्चों समझ लो इसको कि इन सभी बैक्टीरिया के काम आने वाली प्रोटीन के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्या? ये एंटीबायोटिक दवाएं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। आपको अगर ऐसा लगा होगा कि हमने कुछ नया सीखा, जाना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।